जवाब तो तेरे हर सवाल का था, लाजवाब तो मुझे तेरा लहजा कर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। हमेशा की तरह गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। इस नीम तारीख कमरे में मौजूद आमिल ने आज भी वैसे ही चौकड़ी मार रखी थी और उसके हाथ कागज के एक पर्चे पे चंद हरूफ लिख रहे थे। जाफरानी रोशनाई में कलम डबो डबो के लिखे जाने वाले अल्फाज उसके मोकलों को अपनी तरफ खींच रहे थे। उसके झुके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसको इशारा मिल चुका था, अमल असर करने लगा था और सैकड़ों मील दूर अपने कमरे में सोई कशमाला मुबीन की नींद एकदम से टूटी, लेकिन आंख नहीं खुली। उसने आंख खोलनी चाही लेकिन पलकें भारी थी, खुलती नहीं थी। उसने जिस्म हिलाना चाहा लेकिन सीने पे बोझ था, जैसे कोई सीने पे बैठा हो। उसकी जुबान हिलने से इनकारी थी। उसने लब खोलने चाहे लेकिन वो हिलते नहीं थे। उसने दिल ही दिल में पढ़ने की कोशिश की, ला इलाह, लेकिन आयतुल कुर्सी के पहले अल्फाज नहीं पढ़े जा रहे थे। कोई धीरे धीरे उसका कंबल खींच रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा खींचता फिर रुक जाता। तंग करने का सा अंदाज, दरवाजा चिड़चिड़ाने की आवाज भी आई, जैसे कोई अंदर आया। बेड के किनारे पे बोझ भरा, जैसे कोई बैठा है। वो साकत लेटी थी, आंखें बंद थी, लेकिन वो जानती थी कि कोई कमरे में है। कोई है जो जानबूझ के आवाजें निकाल के उसे तंग कर रहा है, उसे डराना चाह रहा है। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबोर था। उसने फिर से पढ़ना चाहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। यकदम जुबान का ताला खुल गया। वो बिना आवाज के आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। एकदम सीने से बोझ हटा, जहन किसी तारीख समंदर में डूब के बाहर निकला। कशमाला ने चौंक के आंखें खोली और झटके से उठ बैठी। अब हर तरफ सकूत था। माँ साथ खामोशी से सो रही थी। दरवाजा भी बंद था, मुकफल जैसे ही वो बंद करके सोई थी। वो घबरा के बिस्तर से नीचे उतरी और लाइट जलाई। उसका सांस तेज तेज चल रहा था और दिल ऐसे बुरी तरह से धड़क रहा था जैसे सीने तोड़ के बाहर आ जाएगा। वो बार बार घबराहट से आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। कोई था वहाँ। कैफ बाहर गार्ड ड्यूटी पे होगा। वो उससे पूछेगी कि यकदम वो बिल्कुल साकत हो गई। कैफ कहाँ से आया? कैफ तो उसे छोड़ के जा चुका था। वो वहीं बेड पे पैर ऊपर करके बैठ गई और अपने गिर्द बाजू लपेट के खुद को जैसे गले से लगा लिया। एकदम से आंखों से आंसू बहने लगे थे। इतने दिन बाद इतना शदीद स्लीप पैरालिसिस हुआ था। इतने दिन बाद इतना डर लगा था। क्या वो अब कभी बत्ती बुझा के नहीं सो सकेगी? उसने भीगी आंखों से इतराफ में देखा और कुर्ब से आंखें बंद की। एकदम जहन में झमाका हुआ। माला ने आंखें खोल ली और हैरत से सोचा, बल्कि याद करना चाहा, अभी वो ख्वाब में क्या देख रही थी। सीने पे दबाव भरने से पहले वो क्या देख रही थी? उसने आंखें बंद करके याद करना चाहा। अगर अभी याद ना किया तो वो नहीं याद कर सकेगी। ख्वाब देर होने में भूल जाते हैं। उसने देखा कि एक तारीख सा कमरा है जिसमें रोशनी कम है और कमरे के वस्त में एक हंडिया रखी है। एक स्याह चिग्गे वाला आदमी उस हंडिया के साथ बैठा है। उसके हाथ स्याह हैं। वो सर पे नारंगी रुमाल लपेटे हुए है। सर झुकाए वो कागज पे तावीज लिख रहा है। उसके सामने माला और ज़ियाद की तस्वीरें रखी हैं। यकदम वो ज़ियाद के चेहरे पे खून डालने लगता है, कतरा कतरा सुर्ख खून। फिर एकदम से वो जादूगर चेहरा उठा के माला को देखता है, सीधा उसकी आंखों में, जैसे वो सामने बैठी हो, और वो मुस्कुराता है।
उसकी आंखें स्याह हैं और नारंगी रुमाल से निकलते उसके बाल बिल्कुल सफेद हैं। उसके चेहरे पे सफेद दाढ़ी भी है, छोटी सी दाढ़ी, और उसने नारंगी रुमाल के नीचे जालीदार टोपी पहन रखी है, जैसी मोहित मस्जिद पहन के जाता है। वो आदमी कौन था? उसका चेहरा उसने जिंदगी में पहली दफा देखा था। बूढ़ा आदमी जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे। वो चेहरा उसे याद रह गया। गो कि वो अजनबी था, लेकिन वो उस चेहरे को बड़े मुजस्मे में शिनाख्त कर सकती थी। अलबत्ता अजीब बात यह थी कि ख्वाब में उसे एहसास हुआ था कि वो उस शख्स को जानती है, बहुत अच्छी तरह से। एक शनासा सा एहसास था उस शख्स के चेहरे में। क्या उसकी शक्ल किसी से मिलती थी? वो जो भी था, उसके पास माला और जियाद की तस्वीर थी। क्या वो माला और जियाद के रिश्ते पे जादू करना चाहता था? क्या कोई नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता बने? लेकिन अभी तो रिश्ता बना ही नहीं था। उफ मेरे अल्लाह, मेरे पीछे कौन पड़ा है? उसने मोबाइल उठाया और लाउंज में आ गई। सारी बत्तियां जला दी। अब कुछ डर कम हुआ तो माही को वीडियो कॉल मिलाई। माही के यहाँ दोपहर थी। वो अपने लॉन्ग रूम में लंबी लेटी माला के बारे में ही सोच रही थी। मैं सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी उससे, वो भीगी आंखों से बुरबुरा रही थी। सामने किचन काउंटर पे लैपटॉप रखे मुझे स्टूल पे बैठ के काम करते अब्बाद ने एक नजर उसे देखा। अभी इसकी कॉल आई तो तुमने सब भुला देना है। माही के गुस्से को हल्का मत लो, अच्छा? वो वाकितन गुस्से से बोली। इतने में फोन की घंटी बजी तो माही ने तेजी से मेज पे रखा फोन उठाया। माला का नाम देखते ही जल्दी से उठ के बैठी और कॉल रिसीव की। सॉरी माला, मैं बहुत गलत बोल गई। वो माला का चेहरा देखते ही रोहांसी हो के बोली और आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी माही, मैंने भी गलत रिएक्ट किया। माला उदास लगती थी। उसके खुले बाल कानों के पीछे अरसे थे, सब्ज आंखें बेचैन सी थी। अब्बाद ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। मैं इससे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। जेरे लब माही की नकल उतारी। माही ने चेहरा उठा के उसे खुफगी से देखा। बहनों के दरमियान ना बोलो, अच्छा? फिर वो माला की तरफ मुतवज्जा हुई और गीले चेहरे के साथ मुस्कुराई। और सुनाओ, कैसी हो? बहनों की नाराजी ऐसी ही होती है। कोई एक बात कर ले तो सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। फिर उसे ख्याल आया, तुम्हारे यहाँ तो रात होगी, क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा स्लीप पैरालिसिस हुआ है और एक ख्वाब भी आया है, क्योंकि वो एक बुरा ख्वाब नहीं था बल्कि आगाही देने वाला ख्वाब था, इसलिए वो माही को सुनाएगी। मैं इस आदमी को पहचानती थी ख्वाब में, जैसे उसकी शक्ल किसी से मिलती है, कुछ शनासा सा था। उफ माही, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? वो बेबस नजर आ रही थी। माही ने गौर से उसे देखा। अब तुम्हें यकीन आया माला कि ये सब जो हमारे साथ हो रहा है, इसमें जादू और जिन्नात का हाथ है? माला ने थकान से उसे देखा और कंधे उचकाए। शायद तुम अब भी शायद कह रही हो लड़की। होश करो, कोई है जो हम पे जादू कर रहा है। यकीनन कबीरा ताई ने कोई आमिल हायर किया होगा। हमें कन्फर्म थोड़ी है कि ये कबीरा ताई ही है। वही है, मैं बता रही हूँ माला, ये वही है। माँ की सबसे बड़ी दुश्मन। माही तेज तेज कह रही थी। हमें माँ का मजीद ख्याल रखना होगा। सुबह शाम रकैया पढ़नी होगी। माँ पे मुसलसल दम करना होगा। नागा नहीं होना चाहिए। माला ने सर हिला दिया। मैं माँ के साथ हूँ, वो ठीक हो रही हैं, अब कुछ नहीं होगा। उसने बुरबुरा के जैसे खुद को तसल्ली दी। वैसे माला, हमारी लड़ाई इस कमबख्त माहिर फरीद की वजह से हुई है। खुद तो फारिग है, तुम्हारा ताकुब करने के अलावा उसे कोई काम नहीं। हमें भी टेंशन में डाल दिया। फारिग तो है, लेकिन बातें कैसे बड़ी बड़ी करता था। वो याद करके बताने लगी। रात के 3 बजे कैफ की बातें याद करना भी अजीब लग रहा था। इंसान पैसे से नहीं जीत सकता। बिजनेस करने के लिए ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। सर झटका। इसे क्या मालूम बिजनेस की स्ट्रगल क्या होती है। उसके पास तो बाप का पैसा है। और क्या कहता था? माही उसको गौर से देख रही थी। वो जहीर के धोखा देने पे इतनी डिस्टर्ब नहीं हुई थी जितनी कैफ की वजह से लग रही थी। उसे सुबह सुबह गोल्ड, करेंसी, स्टॉक मार्केट सब के रेट्स मालूम होते थे। वो उसके लहजे में बताने लगी, मैं कैफ हूँ, मुझे पता होता है। और उसे याद आया, मैं वक्त और पैसा वहां जाया नहीं करता जहां मुझे मुनाफे की उम्मीद ना हो। ये तो किसी फिल्म का डायलॉग है शायद। माही को ये बात शनासा लगी। वो कदरे हैरान हुई, फिर कुछ सोच के हंसी आई। इतना अमीर था वो? वक्त भी और सलीम के साथ गुजारा कैसे किया होगा?
अलबत्ता माला नहीं हंसी, वो उदास थी। इसीलिए वो हमारे घर में नहीं रहता था, यहाँ सिर्फ हम पे नजर रखने आता था। उसके स्टैंडर्ड्स ऊंचे थे। वो हमारे घर से कुछ नहीं खाता था, सिर्फ कॉफी पीता था। एक जख्मी मुस्कुराहट उसके लबों पे फैल गई। उसने खताई भी नहीं खाई थी, क्योंकि वो बेकरी आइटम्स नहीं खाता था। वो अक्सर स्याह और सफेद पहनता था। माही ने समझ के सर हिला दिया। मुझे एक आर्किटेक्ट ने बताया था कि जो आर्किटेक्ट्स अपने काम से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं, वो सिर्फ स्याह और सफेद पहनते हैं। हालांकि मैं तो सारे कलर्स पहनती हूँ। शुक्र है तुमने याद करवा दिया कि तुम भी एक आर्किटेक्ट हो। हम तो भूल गए थे। दूर बैठे काम करते अब्बाद ने लुकमा दिया। माही ने उसे नजरअंदाज किया और बात जारी रखी। सुनो माला, अब्बाद का ख्याल है कि तुम्हें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये पाकिस्तान है माही, यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती, सिर्फ बदनामी होगी हमारी। फिर उसने सर झटका। एक फरार था और शुक्र है वो मेरी जिंदगी से निकल गया। फिर ख्याल आया तो तेजी से बोली, माही सोचना भी मत कि तुम उसे कांटेक्ट करोगी, ना ही तुम उसे इंटरनेट पे सर्च करोगी, वरना मैं बहुत नाराज होंगी। नहीं करूंगी, पक्का वादा, माही ने मुस्कुरा के कहा। मुझे वैसे ही सारे अब्बाद को देख के जल्दी से तस्हीक की। अक्सर अमीर लोग बुरे लगते हैं। तुम सोचो भी नहीं कि मैंने इस कम वक्त घटिया धोखेबाज माहिर फरीद से कभी बात करूंगी। उसने मुस्कुरा के अपनी बहन को यकीन दिलाया था। माला उदासी से मुस्कुरा दी। फिर वो ऊपर अपने स्टूडियो में चली आई। वहाँ एक दराज में उसने कैफ जमाल से मुंसलिक चीजें रखी हुई थी। उसके कागजात, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, सीवी, सब कुछ जाली था। उसने सब जमा करके टेबल पे रखा और वहीं बैठ के बस इस सब को देखे गई। मलाल, अफसोस, उस शख्स की वजह से वो इतनी कड़वी हो गई कि अपनी बहन से लड़ बैठी। ऐसा नहीं था कि माही और उसकी लड़ाई नहीं होती थी। टीन एज तक हफ्ते में 2 लड़ाइयां लाजमन हो जाती थी, लेकिन जब से वो माही की शादी हुई थी, उनकी एक लड़ाई 2 माह में एक दफा होती थी। फासले की वजह से लड़ाइयों में कई माह गैप आने लगा। बहन भाइयों की लड़ाइयां इस दुनिया की सबसे नॉर्मल चीज हैं, लेकिन ये लड़ाइयां किसी तीसरे की वजह से नहीं होती थी। उसे क्या होता जा रहा था? फजर के बाद वो अपने कमरे में आई तो माँ उठी बैठी थी। वक्त भी साथ बैठी, उनके बालों की चोटी बना रही थी। आप कब जागी? वो फिक्रमंदी से कहती उनके करीब आई और उनका हाथ थाम के उनके साथ बैठी। कितने दिन से वो उनको कोई तवज्जो नहीं दे रही थी, सिर्फ कैफ की वजह से। माँ ने अपनी झुर्रियों ज्यादा भूरी आंखों से उसे देखा और मुस्कुराई। फिर उसके हाथ पे अपना बूढ़ा हाथ रखा। तुम ऊपर स्टूडियो में थी, यकीनन काम कर रही होगी। इतना कीमती काम है तुम्हारा, मेरी वजह तुम काम भी नहीं कर सकती, वो मलाल से कह रही थी। वो वहीं सुन बैठी रह गई। माँ ने उसके काम को कीमती कहा था। कितने बरसों से वो ये बात सुनना चाहती थी और क्या कीमत अदा की थी इस बात की। माँ, उसकी आंखें भीगने लगी। माला, मैं तो अब ठीक हूँ, फिर तुम क्यों? वो हिचकिचाई, जैसे अल्फाज तलाश किए। बेटे, तुम अपने आप को बहुत मेहनत से इस मकाम तक लाई थी। तुमने बहुत लगन से अपनी जिंदगी तामीर की थी। तुम वापस क्यों बदल रही हो? उन्होंने एक हाथ से उसके बालों को छुआ जो उलझे हुए से जूड़े में बंधे थे। तुम इतने बरसों की मेहनत को कैसे जाया कर सकती हो? और ये वो लम्हा था जब कशमाला किसी ख्वाब से जागी। बस एक लम्हे में दुख, डिप्रेशन के मरहले से निकल के कबूलियत के स्टेज में दाखिल हो गया। बस इस एक लम्हे में उसने कबूल कर लिया कि कैफ उसकी जिंदगी से जा चुका था। मैं वापस नहीं बदलूंगी माँ, उसने मुस्कुरा के उनका हाथ थामा। मैं कशमाला हूँ, मैं किसी की वजह से भी अपने आप को नहीं बदलूंगी। मैं आज से काम पे वापस जाऊंगी, ओके? मुस्कुरा के नम आंखों से उन्हें यकीन दिलाया। माँ भी नरमी से मुस्कुरा दी। वक्त भी प्यार से उनके बालों में ब्रश फेर रही थी। उनके बाल आज भी बहुत ज्यादा गिरे थे। शायद गर्म दुआओं का असर था, शायद। दफ्तर फोन की टोन बजी तो उसने चौंक के मोबाइल स्क्रीन देखी। अम्मी और मैं कुछ देर पहले ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। जियाद का मैसेज वहां जगमगा रहा था। गुज़श्ता रोज लाहौर में उनके एक रिश्तेदार की वफात हो गई थी। यकीनन इस वजह से उनको आनन फानन आना पड़ा। मैं चाहता हूं कि मैं और आप एक दफा मिल के बात कर लें।
श्योर, आज ही मिलते हैं। उसकी उंगलियां मेकान के अंदाज में जवाब लिखने लगी। वो कशमाला थी, एक नरम खू और मेहरबान लड़की। वो कैफ की नफरत में खुद को जहर आलूद नहीं होने देगी। वो कैफ को भुला के अपनी जिंदगी में वापस जाएगी। वो एक बुरा ख्वाब था जो खत्म हो चुका था। उसे जियाद के रिश्ते के मुतालिक सोचना था, काम पे फोकस करना था, माँ को तवज्जो देनी थी। उसकी जिंदगी में और भी गम थे कैफ के सिवा। बतौर आर्टिस्ट आपको रंग क्यों अच्छे लगते हैं? माला आईने के सामने खड़ी थी। गीले कंडीशन्ड बाल शानों पे बिखरे थे और वो नरमी से उनको ब्रश कर रही थी। चेहरा दाएं बाएं घुमा के देखा, एक दाना भी ना था। आज बिला आखिर वो फ्रेश लग रही थी, क्योंकि रंगों की अपनी एक जुबान होती है। हर रंग बात करता है। माहिर स्याह पेंट और सफेद शर्ट में मलबूस आईने के सामने खड़ा अपनी टाई की नोट बांध रहा था। बाल जेल से पीछे को ब्रश किए गए थे और हल्की हल्की शेप मौजूद थी। टाई बांध के उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। 15 जुलाई। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? माला अलमारी के सामने खड़ी हैंगर्स से अवेजा किए कपड़े देख रही थी। चंद हैंगर्स आगे पीछे किए और फिर एक जोड़ा निकाला। सफेद लंबी कमीज और ट्राउजर के साथ ऑर्गेन्जा का सुर्ख दुपट्टा। सुर्ख। माहिर ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला तो नफासत से ऑर्गेनाइज किए कफ लिंक्स और घड़ियाल सामने थी। उसने केएफ वाले कफ लिंक्स निकाले और मध्यम मुस्कुराहट के साथ उन्हें पहनने लगा। गुड लक के लिए। सुर्ख क्यों? वो आईने के सामने खड़ी सफेद पत्थर वाले टॉप्स पहन रही थी। लंबे बाल अब खुश्क करके सेट कर दिए थे और सफेद बाल के साथ सुर्ख दुपट्टा कंधे पे पिन अप कर दिया था। उसका चेहरा पुरसुकून था, क्योंकि सुर्ख रंग गुफ्तगू करता है। कैफ के कॉन्फ्रेंस रूम में आज मेजें मुख्तलिफ तरीके से लगाई गई थी। खिड़की के साथ रखी एक ऊंची मेज पे बड़ा सा 3D मॉडल रखा था। एक सुर्ख रंग की मुस्ततील अमारत का सुर्ख खोल हमवार ना था, बल्कि वो टुकड़ों की सूरत में सुर्ख फाइबर ग्लास से बनाया गया था और हर टुकड़े में सुर्ख का एक मुख्तलिफ शेड था, कहीं नारंगी जैसा, कहीं अनार जैसा। ऊपर लगी मसनूई रोशनियां हरकत कर रही थी, जिनके बायस वो झिलमिलाते हुए सुर्ख शीशों वाली इमारत लगती थी। और क्या कहता है सुर्ख रंग? कैफ के आर्किटेक्ट्स अपने कतरी मेहमानों को वो मॉडल दिखा रहे थे। बाज ने आंखों पे आर्टिफिशियल रियलिटी वाले चश्मे भी चढ़ा रखे थे, जिनके बायस वो खुद को इमारत के अंदर महसूस कर रहे थे। स्याह सूट में मलबूस माहिर फरीद खामोशी से एक मोमर कतरी आदमी के चेहरे का जायजा ले रहा था, जो मुस्कुरा के उनकी प्रेजेंटेशन देख रहा था। फैसला उसके हाथ में था। सुर्ख कहता है कि मुझे याद रखो। माला ने अलमारी खोली और झुक के जूतों वाला खाना देखा, जहां कतार में जूते लगे थे। वो सुर्ख जूते एक साथ रखे थे, सुर्ख फ्लैट जूते और सुर्ख हाई हील्स। उसने मुस्कुरा के हाई हील्स निकाली। ये रंग तवज्जो खींचता है, ये तारीख में लिखा जाता है। तवील कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द तमाम अफराद बैठे खामोशी से सुन रहे थे। अब मॉडल वस्त में रखा था। एक तरफ बड़ी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन चल रही थी। माहिर फरीद हाथ हिलाते हुए वहां चलती स्लाइड की वजाहत कर रहा था। बार बार उसकी नजरें मोमर कतरी की तरफ उठती थी। उसका चेहरा मुस्कुराता बेतासुर था। रेड राइडिंग का हुड चिग्गा किसी और रंग का होता तो याद ना रहता। वो रेस्तोरां में दाखिल हुई तो कॉफी के रोस्ट हुए दानों की खुशबू नथनों से टकराई। वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखती, लकड़ी के जीने तक चली आई। सफेद बैग कोहनी से लटका था, सुर्ख दुपट्टा कंधे पे सेट था, गर्दन में डायमंड का नन्हा सा लॉकेट था। वो आमादतन सुर्ख हील्स के साथ लकड़ी के जीने पे चढ़ने लगी। रेड शूज वाली फेरी टेल में लड़की के जूते स्याह होते तो भूल जाते, लेकिन उनकी रंगत की सुर्खी ने उन्हें याद रखवाया। माहिर रिमोट के बटन दबाता स्लाइड्स बदल रहा था। तवील मेज पे बैठे अफराद उसे सुन रहे थे। जारीना और दूसरे आर्किटेक्ट्स दरमियान में चंद बातों का इजाफा करते थे। मोमर कतरी उसी मुस्कुराहट के साथ सर हिला रहा था। सुर्ख खून का रंग है और आग का भी। टांग पे टांग जमाए बैठी जारीना ने माहिर की निगाहों के ताक़ुब में कॉन्फ्रेंस टेबल के एक दहाने पे बैठे बूढ़े कतरी को देखा और फिर दूसरे दहाने पे खड़े अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए माहिर को। वो माहौल का तनाव महसूस कर सकती थी। जब आप सुर्ख पहनते हैं तो आपके जाने के बाद भी आपका जिक्र किया जाता है।
ज़ियाद सुल्तान खिड़की के साथ एक मेज पे बैठा था। उसे देखते ही मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ, एक नजर उस पे डाली। वो मुस्कुरा के एतमाद से चलती उसकी तरफ आ रही थी। मगर बहुत से लोग सुरख से गैर आरामदेह भी होते हैं। वो कहते हैं कि सुरख टू मच है। मोमर कतरी मुस्कुरा के नोट्स ले रहा था। माहिर अब उसकी सीध में कॉन्फ्रेंस टेबल की सरबराही कुर्सी पे बैठा था। हाथ हिला के अरबी में बात करते हुए वो अपना मुद्दा बयान कर रहा था। उसके तमाम असाब तने हुए थे। लोगों के लिए तो हर चीज टू मच होती है। लोगों की सुनने वाले पीछे रह जाते हैं। इंसान को वो रंग पहनाना चाहिए जिसके लिए उसका दिल चाहे। ज़ियाद और कशमाला रेस्टोरेंट की टेबल पे आमने सामने बैठे थे और वेटर कॉफी सर्व कर रहा था। कैफ के कॉन्फ्रेंस रूम में बिछी तवील मेज पे बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन सरबराही कुर्सियां सिर्फ दो थी, एक दूसरे की सीध में। एक पे माहिर फरीद मौजूद था और वो सीध में रखी कुर्सी पे बूढ़ा कतरी। मैं इस प्रोजेक्ट को करमजी सुरख के नाम से पुकारता हूँ। माहिर फरीद सरबराही कुर्सी पे बैठा अपने बिजनेस फेस पे मुस्कुराहट सजाए कह रहा था। अलबत्ता उसके जिस्म के तमाम असाब इस वक्त तने हुए थे। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन शहरों में इमारतों को नुमायां बनाने के लिए इन्हें ऊंचा बनाया जाता है। वो मोमर कतरी को देखते हुए कह रहा था, लेकिन मेरे नजदीक ये एस्थेटिक है, आलूदगी है। सारी ऊंची इमारतें एक जैसी लगती हैं, इसीलिए हमने प्रोजेक्ट करमजी को बहुत ऊंचा नहीं रखा। इसकी 3 मंजिलें बेसमेंट में और 9 मंजिलें जमीन से ऊपर हैं। मोमर कतरी ने मुस्कुरा के सर हिलाया और नोटबुक में नोट किया। हमने इसे एक चौकोर बिल्डिंग के तौर पे बनाया है जिसकी छत बराबर नहीं है। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं, चौकोर की 4 लकीरें होती हैं। एक लकीर पे हमने 9 फ्लोर्स डाले हैं, दूसरी पे 8, एक पे 11। ब्यूटीफुल, मोमर कतरी ने नोटिस लेते हुए कहा, लेकिन उसके तासुरात वैसे ही थे। स्पॉट, हमने इमारत की तामीर 4 दीवारी से शुरू की है। उसका कोई बैरूनी लॉन नहीं है, इसलिए हमने इसका लॉन अंदर रखा है। सबकी नजरें मॉडल की तरफ उठी। वो चौकोर इमारत अंदर से खोखली थी, यानी इसके अंदर एक बड़ा सा चौकोर अहाता खाली था जिसमें सब्ज घास बिछी थी। ऊपर से इस अहाते की कोई छत ना थी। लोग कॉर्नर या टॉप फ्लोर ऑफिस सूरज की रोशनी के लिए लेते हैं। हमने दरमियानी अहाता बना के इमारत के हर ऑफिस को भरपूर रोशनी और व्यू फराहम किया है। कैफे, रेस्टोरेंट सब इसी सबस अहाते के अंदर है, जैसे लिगो स्ट्रक्चर हो। मोमर कतरी ने सर हिला के समझते हुए कहा, वो चौकोर अहाता बच्चों के खेलने वाले लेगोस की तरह था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट यही तक था। माहिर ने रिमोट का बटन दबा के प्रेजेंटेशन बंद की और संजीदगी से अपने बुरे क्लाइंट को देखा। आपने हमें हायर किया था कॉन्सेप्ट और स्केल मॉडल के लिए। आप इसके लिए हमें पे कर चुके हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दोहा में अपने बैंक की बिल्डिंग को इस मॉडल के मुताबिक बनाना चाहते हैं? वो बज़ाहिर सादगी से पूछ रहा था, अंदाज में बेपरवाही थी, लेकिन दर हकीकत उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर कैफ को यह प्रोजेक्ट ना मिला तो क्या होगा? कासिम होता तो बहुत खुश होता। बिला आखिर मोमर कतरी ने मुस्कुरा के कहना शुरू किया। वो उंगलियों में अपना पेन घुमा रहा था। नजरें माहिर के कफ लिंक्स पे जमी थी। माहिर ने थूक निगला, बदवक्त मुस्कुरा के सर को खम दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में एक उदासी खामोशी छा गई। कासिम और मैंने कई प्रोजेक्ट्स एक साथ किए थे, खुद तुम्हारे साथ माहिर। उसने पेन वाले हाथ से सीध में बैठे माहिर की तरफ इशारा किया। मैंने एक लंबा अरसा काम किया है, इसलिए आज तुम्हारा ये स्टूडियो देख के इतराफ में निगाहें दौड़ाई। मुझे खुशी हो रही है। कासिम देखता तो ज्यादा खुश होता। माहिर ने फिर से सर को जुम्बश दी, बोला कुछ नहीं। ये मॉडल बहुत खूबसूरत है। क्लोजर आर्किटेक्चरल मैस, उसने अंग्रेजी में तारीफ की। वो बस उसकी आंखों को देख रहा था। कतर के अरबों की लंबी तमहीदों की आदत थी। प्रैक्टिकल, इकोनॉमिकल, मुमताज और नुमाया। इस्तांबुल में ये इमारत बनी होती तो इसकी कदरदानी की जाती। उसने सांस का वक्फा लिया और सर को पीछे टकाया, ऐसे कि थोड़ी और आबरू दोनों उठी हुई थी। और कतर में इस अंदाज का एक ही मतलब होता था, नहीं। इस लम्हे माहिर को मालूम हो चुका था कि वो क्या कहने जा रहा है। उसने दिल में एक दुआ मांगी, बहुत शिद्दत से, लेकिन बुरा खनकारा। आह, ये सारे लेकिन। माहिर ने मेज पे रखी मुट्ठी भींच ली। चेहरा अलबत्ता बेतासुर और प्रोफेशनल रहा। लेकिन माहिर,
बूढ़े ने शेव खुजाई। ये सुरख है, बिल्कुल ये सुरख है। माहिर ने उठी गर्दन के साथ सर को जुम्बश दी। और हम अरबों को सुरख नहीं पसंद। उसने नफी में सर हिलाया। दोहा में हम इतनी बड़ी इमारत सुरख रंग में नहीं बना सकते। वहाँ हमें सुरख रंग चाहिए हो तो हम मोनोमेंट बनाते हैं। सुरख बत्तियों की रोशनी डाल के इमारतों को अंदर बाहर से सुरख कर लेते हैं। लेकिन ये सुरख बहुत ज्यादा है। हम इस्लामिक आर्किटेक्चर को पसंद करते हैं, खाकी और फिरोजी रंग को। खाकी पेन से फर्श की तरफ इशारा किया जो जमीन का रंग है, और फिरोजी पेन को छत की तरफ बुलंद किया जो आसमान का रंग है। हम इन रंगों से नहीं हटना चाहते। फिर वो आगे झुका और दोनों कोहनियां मेज पे रख के बगौर माहिर का चेहरा देखा। मुझे ये मॉडल मंजूर है, लेकिन ये रंग नहीं। उसकी खाकी नीला या भूरा भी कर दो तो मैं अभी अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। तमाम नजरें माहिर के चेहरे की तरफ उठी। वो खामोशी से अपने बाप के पुराने दोस्त को देख रहा था, अपनी बात मुकम्मल कर रहा था। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक ये थी कि माहिर हम मॉडल में अपनी मर्जी की तब्दीली करवा के इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। माहिर अपनी जगह से उठा, कोट का बटन बंद किया और अपने चमकते स्याह बूट्स से चलता हुआ तवील मेज के दूसरे सिरे तक आया, यहाँ तक कि वो अब बूढ़े कतरी के बिल्कुल सामने खड़ा था। कतरी उठ खड़ा हुआ। उससे कद में चंद इंच छोटा था। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अब्दुल हमीद साहिब एक शिक ये भी थी कि अगर कैफ तब्दीली पे राजी ना हुआ तो हम आपके लिए काम करने के लिए पाबंद नहीं हैं। तुम्हें अपनी टीम से मशवरा करना चाहिए और सोच के मुझे एक हफ्ते में जवाब देना चाहिए, उसने नरमी से कहा। लेकिन माहिर हल्का सा मुस्कुराया। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ारा और दूसरे आर्किटेक्ट्स एक दूसरे की तरफ देखा। वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। बूढ़े ने मुस्कुरा के उसके बड़े हाथ को थामा। माहिर उससे गले मिला और 3 दफा उसके दाएं रुख को बोसा दिया। फिर पूरे अदब व एहतराम से उनके वक्त को लिए बाहर आया। उसका हर अंदाज कह रहा था कि दरवाजा उस तरफ है। वो रुखसत हो गए और उसकी टीम बुझी बुझी सी कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल गई तो वो अपने ऑफिस में चला आया। फिर खामोशी से ग्लास वॉल के सामने जा खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। जारीना उसके पीछे अंदर आई। उसका चेहरा भी बुझा हुआ था। माहिर एक रंग ही तो था, हम बदल सकते थे। वो पहलुओं पे हाथ रखे ग्लास बॉल के साथ खड़ा बाहर देख रहा था। चेहरा बेतासुर था। ठीक है, हमने पहले ये फैसला कर रखा था कि हम तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक होंगे, लेकिन तुमने रंग की बात को अना का मसला बना लिया है। थोड़ी सी लचक दिखा देते। ज़ारा, वो आहिस्ता से उसकी तरफ घूमा। उसका चेहरा बेतासुर था। कभी किसी कतर बूढ़े के सामने आइंदा टांग पे टांग रख के मत बैठना, इट्स ऑफेंसिव। माहिर ज़ारा के आबरू तन गए। उन्होंने इनकार मेरे बैठने के तरीके की वजह से नहीं, तुम्हारी जिद की वजह से किया है। मैंने तुम्हें कहा था इनको रंग के बारे में पहले से बता दो, वो सुर्ख रंग पे नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दो। ज़ारा, उसके अंदाज में बेजारी थी। वो कफ लिंक्स नोचते हुए उतार रहा था। ज़ारा चंद लम्हे बेबसी भरे गुस्से से उसे देखे गई। कफ लिंक्स उतार के वो मेज तक आया और दरवाजा खोल के उन्हें अंदर डाला। फिर एकदम ठिठक के रुका। चेहरा उठाया तो चौंका हुआ लग रहा था। मेरा दराज किसने खोला है? शबनम? इंटरकॉम उठा के शबनम को हिलाने लगा था, बुलाने लगा था। जब ज़ारा गहरी सांस लेकर बोली, मैंने खोला था। मैं एक फाइल ढूंढ रही थी, अंदर एक टूटा हुआ बिस्किट रखा था। मैंने उठा के फेंक दिया कि तुमने देख लिया तो खफा हो गए। किसी स्टाफ ने सफाई के दौरान लापरवाही से अंदर छोड़ दिया होगा। उसे देख के रह गया। उफ! ज़ारा उर्ब से आंखें मिची। क्या मैंने कुछ गलत किया? जारीना के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। नहीं। उसने गहरी सांस ली और झटके से दराज बंद किया। अच्छा किया जो फेंक दिया, मैंने भी यही करना था। कुछ था जो इसमें बदल गया था, कुछ जो एक कैक्टस के पौधे और एक टूटी हुई खताई से भर के था। वो चली गई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ वो था या उसकी तन्हाई। कॉफी शॉप में कॉफी की मखसूस खुशबू फैली थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। पसे मंजर में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। जियाद हमेशा की तरह डिसेंट लग रहा था। नीली पोलो शर्ट पहने उसके बाल सलीके से बने थे और चेहरे पे संजीदगी थी। उसे अपनी माँ की तबीयत के बारे में बता रहा था और दरमियान
वो ध्यान से सुन रही थी। मालूम नहीं इन्हें क्या होता जा रहा है कशमाला, वो आज़ुर्दगी दिखाई देता था। अब मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ, कैसे आप अपनी अम्मी के लिए परेशान होती थी। उसे अपना ख्वाब याद आया, लेकिन बोली कुछ नहीं। चेकअप करवाया? वहाँ करवाया था, अब यहाँ से भी करवाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है किसी चीज का स्ट्रेस है। बज़ाहिर सब ठीक है, लेकिन वो बहुत तकलीफ में लगती हैं। जैसे उसकी आवाज मध्यम हुई, कोई अनदेखी ताकत उन्हें हर्ट कर रही हो। कशमाला सुन रह गई। साकत जामत, आप अनदेखी चीजों पे यकीन करते हैं? पहले नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन से घर में अजीब वाकयात हो रहे हैं। वो परेशान लगता था। वो बिल्कुल साकत से सुने गई। कभी घर से बाहर निकलूं तो पानी पड़ा होता है, कभी खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आते हैं। अम्मी को भी चंद हफ्तों से बुरे ख्वाब आ रहे हैं, शायद कोई पीछे पड़ा है। उफ, क्या ये हर घर की कहानी थी? क्या जियाद का भी कोई दुश्मन था, या क्या इन दोनों का दुश्मन एक ही था? आपको क्या लगता है कि कोई आपको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे यही नहीं समझ में आता। अम्मी का ख्याल है कि वो रुका। आवाज धीमी हुई। कोई हमारा रिश्ता खत्म करवाने के लिए ये कर रहा है। इससे पहले ये सब नहीं होता था। वो रुका और गहरी सांस लेके तस्दीक की। काफी अरसे से ये नहीं हुआ था। पहले कब हुआ? वो चौंकी। जब सबरीना की डेथ हुई, मेरी मंगेतर की। उन दिनों ये वाकयात होने लगे थे। इससे पहले मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन तब ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो पैरानॉर्मल था। क्या कोई ये चाहता है कि आपकी शादी ना हो? वो चौंक गई। अम्मी को ऐसे ही लगता है। उसने शाने उचका दिए। चंद लम्हे के लिए मेज पे खामोशी छा गई। मेरी अम्मी ने एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है कशमाला। सबरीना से मंगने के बाद हमें लगा कि फाइनली मैं उनको एक खुशी देने जा रहा हूँ। उसने कॉफी का घूंट भरने के लिए कप उठाया, लेकिन उसकी डेथ के बाद से अम्मी बहुत गमगीन रहने लगी थी। ये तो आपकी वजह से वो बिला आखिर जिंदगी की तरफ लौट आई हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई। जियाद ने बात मुकम्मल की, और शायद मैं भी। फिर वो खनकारा, आपने क्या सोचा? सोच रही हूँ अभी। वो गहरी सांस लेके पीछे हुई, जैसे कोई फैसला ना कर पा रही हो। क्या आप अपनी मंगेतर की मौत के गम से निकल आए हैं? किसी अपने की मौत का ट्रॉमा बहुत शदीद होता है। अब मैं काफी बेहतर हूँ, लेकिन मैंने ये जान लिया है कि जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मोहब्बत को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने दूंगा। मैं हील नहीं करूंगा। आपको लगता है कि मोहब्बत इंसान को हील कर सकती है? वो मुस्कुराया और उसी नरमी से कहने लगा, मोहब्बत ही तो इंसान को हील करती है। मोहब्बत सबसे बड़ा मरहम है। जब मोहब्बत दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे अंदर आने देना चाहिए, क्योंकि वही हमें तंदुरुस्त कर सकती है। वो कितना अच्छा बोलता था, कितने खूबसूरत बातें करता था। वो मुस्कुरा के उसे देखे गई। बहुत दिन बाद दिल पे पड़े बोझ हटने लगे थे। क्या आप मोहब्बत को अपनी जिंदगी में दाखिल होने देंगी? कशमाला ने चेहरा झुका दिया। वो अभी तक फैसला नहीं कर पा रही थी। हमें पहले एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए, वो सोच सोच के कहने लगी। मसलन एक दूसरे को अपने बारे में बताना चाहिए, जैसे हमारी जिंदगी में तरजीहात क्या हैं। मैं सुन रहा हूँ। वो नरमी से मुस्कुराते हुए उसे सुनने लगा। मुझे देख के आपको क्या लगता है मैं कैसी हूँ? जियाद ने मुस्कुरा के एक नजर उसे देखा, फिर उसके बैग को, फिर निगाह झुका के उसकी हील्स को। आप हाई मेंटेनेंस हैं। कशमाला हल्का सा हंस दी। कानों में पहने डायमंड्स चमक उठे। मैं हाई मेंटेनेंस हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैंने ये जिंदगी अपने लिए खुद तामीर की है। ये लाइफ स्टाइल, ये खुद पे पैसे खर्च करना, ये सब मैंने बहुत मेहनत से किया है। चाहे बैग्स हों, कपड़े हों, या हाई हील, ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। हालांकि आप दराज कद हैं, आपको हाई हील्स की जरूरत नहीं है। वो हैरान हुआ। माला चंद लम्हे उसे देखती रही। उसे इन हाई हील्स का मतलब नहीं समझा सकती थी। वो किसी ऐसे शख्स को इन हील्स का मतलब नहीं समझा सकती थी जिसने 5 वर्ष पहले कशमाला को ना देखा हो। मैं आपको नहीं समझा सकती। मेरे लिए हाई हील्स, मेरे अपने पैसे से खरीदी ज्वेलरी और मेरे पौधे कितने अहम हैं। मैं सती नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को बहुत बना संवार के रखती हूँ। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों को ऐसे ही कबूल करना होगा। कशमाला, क्या आपके लिए चीजें अहम हैं? क्योंकि मेरे लिए इंसान और रिश्ते अहम हैं। वो उलझ सा गया था। मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं समझा सकती। मेरे लिए रिश्ते बहुत अहम हैं, लेकिन इतना ही अहम मेरे लिए मेरा काम है। मेरी जिंदगी अपने काम के बगैर अधूरी है। मैं काम किए बगैर नहीं रह सकती। मुझे कोई मेडियोकर लाइफ नहीं चाहिए। मैं जिसमें
एक घरेलू औरत बन के सुबह से शाम तक घर साफ करती रहूं। मुझे जिंदगी में कोई मकसद चाहिए। क्या आप एक ऐसी वर्किंग वुमेन से शादी करना चाहते हैं जो अपने काम पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करे? वो कोई 20 साल की लड़की नहीं थी जो सोचे समझे बिना एक ताल्लुक में चली जाती। वो 28 वर्ष की थी। उसे अपनी तरजीहात और ज़रूरियात पहले दिन से बयान करनी थी। ये 21वीं सदी है। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। औरत के काम पे किसे एतराज हो सकता है? आप जो करना चाहें आप कर सकती हैं। ना कमाना चाहें तब भी मैं अच्छा कमा लेता हूँ। काम करना चाहें तो जरूर करें। मैं अकेला रहता हूँ। अगर आप मुझसे शादी करती हैं तो आपको ना ससुराल की खिदमत करनी होगी, ना ही मैं किसी काम का बोझ आप पे डालूंगा। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो बीवी को किचन तक महदूद कर देते हैं। मेरी माँ के घर में भी हेल्पर्स हैं। मैं आपको भी रखवा दूंगी। घर के काम औरत को करने चाहिए, लेकिन अगर आप साथ अपना काम भी करती हैं तो आप दो जगह एनर्जी नहीं लगा सकती। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ। बाय द वे, आपका असिस्टेंट कहाँ गया? जियाद को अचानक याद आया। उसके चेहरे से साया गुजरा। उसको मैंने जॉब से फारिग कर दिया। आपकी बात दुरुस्त थी। वो कुछ नाकाबिले एतबार सा था। खैर, आप अपने बारे में बताइए। उसने जियाद के तबसरे से पहले बात पलट दी। मैं एक सादा इंसान हूँ। वो साफ गोई से कहने लगा। मैं झूठ को नापसंद करता हूँ। जो हूँ वही नजर आता है। मुझे सच्ची और खरी बात पसंद है। मुझे बैक चैनल्स से काम करना नहीं पसंद। हर चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं वही कपड़े पहनता हूँ जो अफोर्ड कर सकूं। जो बात दिल में हो वही जुबान पे होती है। मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं गलत मशवरा नहीं देता हूँ, ना सुनता हूँ। मेरी जिंदगी में एक ही औरत आई थी और वो थी सबरीना। लेकिन मैं अगर नए ताल्लुक में जाऊंगा तो किसी बददियानती के साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने दिल को मुकम्मल खाली करके नया रिश्ता बनाऊंगा, पूरी नेक नियति के साथ। वो दुरुस्त कह रहा था। उसने आज तक कशमाला से झूठ नहीं बोला था। वो इतनी नाजुक नहीं थी कि किसी की सच्ची बात पर बर्दाश्त ना कर सके। खामियां हर एक में होती हैं। जियाद में अपनी तमाम खूबियों के साथ एक यही खामी थी कि वो कुछ ज्यादा ही खड़ी बात करता था। ये जिंदगी थी, फिल्म नहीं। यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, और वो जियाद की इस आदत के साथ समझौता कर सकती थी। मैं अभी आपको कोई हतमी जवाब नहीं दे रही, लेकिन आपने पहले ही प्लान कर रखा है कि आंटी के साथ मेरे घर आएंगे तो जरूर आएं। तब तक मैं फैसला कर चुकी होंगी। बहुत सोच समझ के उसने यही कहा और फिर वो मुस्कुरा दी। उसकी एक मुस्कुराहट ने बिला आखिर जियाद सुल्तान के दिल में उम्मीद जगा दी। सबरीना की मौत के बाद उसे हैप्पी एंडिंग्स पे भरोसा नहीं रहा था, लेकिन अब बिला आखिर एक उम्मीद बंधी थी। उस रात माहिर के घंटी करने पे फैजी खानम ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो देखा वो कोट हाथ से पकड़े कंधे पे डाले हुए था। शर्ट के कफ मुड़े हुए थे और टाई ढीली थी। खुश आमदीद माहिर पे। फैजी ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए उसका कोट लिया तो माहिर ने बंद मुट्ठी बंद की। फैजी ने अपनी हथेली फैलाई। माहिर ने मुट्ठी खोली के एफ वाले कफ लिंक्स फैजी की हथेली पे गिरे। आप ठीक हैं? उन्होंने तशवीश से पूछा। वो बस उदासी से मुस्कुराया और झुक के जूते उतारने लगा। कुछ खाएंगे? वो जराबों से चलता हुआ राहदारी में आगे बढ़ रहा था जब फैजी परेशानी से पीछे आई। उसने नफी में सर हिलाया और कदम कदम चलता आतिशदान की तरफ आया। वहां की तार में सजी मोमबत्तियां उसकी मुंतजिर थी। एक अपनी जगह से 2 इंच आगे रखी थी। उसने आहिस्ता से उसको पीछे धकेला। अब वो बराबर हो गई। फिर उसने जेब से लाइटर निकाला और उसका शोला कोने में रखी एक मोमबत्ती के करीब किया। मोमबत्ती जल उठी। वो लाइटर रख के मुड़ा तो सामने किचन काउंटर पे नजर पड़ी। वहां बियरपोल की बेकरी के केक्स के 2 डिब्बे रखे थे। उसने सवालिया नजरों से फैजी खानम को देखा। मैंने कहा था ना कि घर में बेकरी आइटम्स। ये बियरपोल आपके लिए लाया था, वो जल्दी से बोली। माहिर के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। फिर वो सुस्त रोई से चलता हुआ काउंटर तक आया। पहले डिब्बे के ऊपर लिखा था, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए तो इस डिब्बे को खोलें। माहिर ने ढक्कन उठाया। अंदर फोर्डंट से बना एक चौकोर केक रखा था जो सुर्ख इमारत की हूबहू कॉपी थी। उसके चेहरे पे मध्यम से मुस्कुराहट उभरी। फिर उसने दूसरा डिब्बा देखा। अगर प्रोजेक्ट मुस्तरद हो जाए तो इस डिब्बे को खोलें। माहिर ने ढक्कन उठाया तो दूसरा केक नजर आया। वो एक इंसानी चेहरे की शक्ल का केक था। मोमर कतरी बैंकर का चेहरा जिसके दांत ड्रैकोला जैसे बने थे और आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे से हंस दिया।
इडियट, और सर झटक के ढक्कन वापस गिरा दिया। ये 10 मिनट में मेरे घर से गायब होने चाहिए। फैजी खानम को इशारा करके वो जेब से थरथराता मोबाइल निकालते हुए लॉन्ग रूम में वापस आया। एल शेप वाले सोफे, ऊंची ग्लास वॉल के स्याह सफेद मखमली पर्दे और आतिशदान के करीब रखी स्याह विंग चेयर्स, सब उसे खामोशी से देखे गई। मोमबत्ती की मोम पिघल रही थी और सारे में कैक्टस फ्लावर और जेट लीफ की खुशबू फैल रही थी। ये नई मोमबत्ती थी जो उसने कल ऑर्डर की थी। उसकी खुशबू फैजी खानम के लिए नई थी। वाइट हेयर कॉलिंग। वो फोन हाथ में लिए सोफे पे बैठा उसके बज बज के खत्म होने का इंतजार किया। मालिक उसे दोपहर से कॉल कर रहा था और वो उस वक्त मालिक से बात नहीं करना चाहता था। घंटी खामोश हुई तो मालिक का मैसेज मौसूल हुआ। वो अपार्टमेंट बिल्डिंग आई थी, वो जान गई है। अंग्रेजी के 2 अल्फाज ने सारी कहानी समेट दी। माहिर ने कुर्ब से आंखें बंद की। जहन में घड़ी की टक टॉक पाकिस्तान आने के वक्त से बज रही थी। अभी नकारा बजा तो अभी बजा और बिला आखिर वो बज उठा था। सब कुछ जल के राख हो गया था। यकीनन वो अब उससे नफरत करती होगी। खताई और करक चाय की खुशबू उस नफरत के आगे उसे भूल जाएगी। उसने सोफे पे टेक लगाई और पैर लंबे करके मेज पे रख लिए। फिर छत से लटकते फानूस को देखने लगा। हर तरफ खामोशी थी। बियर बॉल बता रहा था कि फैजी खानम मेज पे पानी का गिलास रखते हुए बोली। वो फानूस को देखते हुए सुने गया। उसका सारा स्टाफ बियर बॉल को खबरें पहुंचाता था कि अगर सिर्फ इमारत का रंग बदल देते तो ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता। वो गिलास रख के सीधी हुई और नासमझी से उसे देखा। एक रंग ही तो था माहिर बे, आपने क्यों नहीं बदला? उसने फानूस को देखते हुए गहरी सांस ली। जिस जमाने में लियोनार्डो डोंची ने मोनालिसा बनाई थी, आर्टिस्ट पोर्ट्रेट्स बनाते हुए अपने सब्जेक्ट का चेहरा संजीदा बनाते थे, क्योंकि एक पोर्ट्रेट बनाने में कई हफ्ते लग सकते थे। कोई इंसान हफ्तों तक मुस्कुरा के आर्टिस्ट के सामने नहीं बैठ सकता था। लेकिन डोंची ने लीजा नामी अपनी मॉडल के लिए मौसीकार हायर किए जो उसे इंटरटेन करते थे और वो मुस्कुराते हुए पोज किए रखती थी। यूं उसने वो अपना बनाया जो इस जमाने के लोग नहीं बनाते थे, ना पसंद करते थे। उसने मुस्कुराहट पेंट की, उसे आर्ट कहते हैं। मैंने फैजी खानम आर्ट बनाया था। मैं उसे एक बेवकूफ अरब बूढ़े के हवाले नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने आपका डिजाइन रिजेक्ट करके आपको अफसुर्दा कर दिया है। फैजी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने मेहरबान मालिक के मूड को बेहतर करे। माहिर ने फानूस से नजरें हटा के उसे देखा। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अफसुर्दा हूँ? क्योंकि आप खामोश हैं। आपने 3 माह जाया किए इस डिजाइन के पीछे। फैजी खानम, वो हल्का सा मुस्कुराया, गाल में घड़ा बना। मैं अफसुर्दा नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ यही कि कैफ को कैसे इस मसले से निकालेंगे। वो वाकईतन परेशान थी। सोफे की पुश्त से सर टकाए उसने फैजी को देखा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। वो कतरी बैंकर मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि हम इस्तांबुल वाले यूरोप की दूसरी आर्किटेक्चरल फर्म से सस्ते हैं। हमें भी उसके नाम की जरूरत थी ताकि हमारा पोर्टफोलियो बेहतर हो। लेकिन वो सीधा हुआ और फिर उठ खड़ा हुआ। वो फैजी खानम से काफी दराज कद था। वो गर्दन उठाए उसे देखने लगी। लेकिन जब उसने फैसला सुनाने के लिए मुंह खोला तो मैंने दुआ मांगी थी कि वो मेरा डिजाइन रिजेक्ट कर दे। फैजी खानम के लब हैरत से खुल गए क्योंकि उसने फैसला सुनाने से पहले मुझे एक महंगा मशवरा दे दिया था। ये इमारत कतर में काम नहीं करेगी। लेकिन वो मुस्कुराया दिल से। ये इस्तांबुल में काम करेगी। मैं इस इमारत को गलत जगह के लिए डिजाइन कर रहा था। यानी आप इस इनकार से खुश हैं? माहिर ने धीरे से इस बात में सर हिलाया क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन का लालच कब्र में जाके ही खत्म होता है फैजी खानम, और मुझे लालच आ गया है। वो मुस्कुराया तो गाल का घड़ा गहरा हुआ। मेरे आर्ट को कतरी क्यों बनाए? मैं खुद क्यों ना बनाऊं? वो तहय्युर से उसे देख रही थी। मैंने ना 3 माह जाया किए हैं, ना ही 1 पैसा। मैंने कतरी बैंक के पैसे पे मॉडल बनाया। उन्होंने मुझे हर घंटे के लिए पे किया है। मैंने कहा ना, मैं अफसुर्दा नहीं हूँ। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं ये कैसे करूँगा। फिर उसने मोबाइल निकाला और एक कॉल मिलाई। वास, मैंने तुम्हें करताल, इस्तांबुल का एक इंडस्ट्रियल इलाका में अपना कमर्शियल प्लॉट बेचने के लिए कहा था, लेकिन मेरा इरादा बदल गया है। इस प्लॉट
मैंने ना 3 माह ज़ाया किए हैं, ना ही एक पैसा। मैंने कतरी बैंक के पैसे पे मॉडल बनाया है। उन्होंने मुझे हर घंटे के लिए पे किया है। मैंने कहा ना, मैं अफसुर्दा नहीं हूँ। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं ये कैसे करूँगा। फिर उसने मोबाइल निकाला और एक कॉल मिलाई। वास, मैंने तुम्हें करताल इस्तांबुल का एक इंडस्ट्रियल इलाका में अपना कमर्शियल प्लॉट बेचने के लिए कहा था, लेकिन मेरा इरादा बदल गया है। इस प्लॉट को मार्केट से हटा लो। मेरे पास उस जगह को डेवलप करने का एक आइडिया है। वो अपने रियल एस्टेट एजेंट से फोन पे बात करते हुए कमरे की तरफ जा रहा था। फैजी खानम गुमसुम सी उसे जाते देख रही थी। उसका मालिक वक्त और पैसा वहां जाया नहीं करता था जहां उसे मुनाफे की उम्मीद ना हो। लाहौर के ग्लास टाउन नामी रेस्तुरान में उस सुबह मेहमानों का रश मामूल की तरह लगा था। अंग्रेजी नाश्ते और चाय कॉफी की महक सारे में फैली थी। ऐसे में लॉन और बरामदे के दरमियान बनी शीशे की दीवार के साथ फर्श पे कशमाला बैठी थी। माथे पे सबज रुमाल बांधे वो पेंट का सामान इतराफ में बिखराए ब्रश से शीशे पे आंसू बना रही थी, या शायद वो बारिश के कतरे थे। कोई शीशे के दूसरी तरफ से गुजरता तो शीशा गहरा हो जाता। लम्हे भर के लिए उसे अपना अक्स भी दिखाई देता। सबज रुमाल, चेहरे पे पेंट के 2 धब्बे, वही कमीज। एकदम से जहन में कदीम लाहौर की वो दोपहर ताजा होती। ग्लास टाउन के अंग्रेजी नाश्ते की महक पसे मंजर में चली जाती और उसके दिलो दिमाग में खटाई और कड़क चाय की खुशबू फैल जाती। उसने कस के आंखें मीटी। मुझे कैफ के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने बारे में सोचना है। आंखें खोल के सर झटका और ब्रश से सरमई पेंट मिक्स करने लगी। उसका चेहरा पैलेट पे झुका हुआ था। ब्रश की टिप पे पेंट लगा के सर उठाया तो शीशे पे अपना अक्स नजर आया। उसके पीछे कोई खड़ा था, स्याह चिग्गे में, माथे पे नारंगी रुमाल बांधे। उसने अपना गंदे मैले नाखूनों वाला स्याह हाथ माला के कंधे पे रखा। वो चीख मार के मुड़ी। ब्रश हाथ से गिर गया। घबरा के उसने इतराफ में देखा, वहां कोई नहीं था। करीबी मेजों पे मौजूद लोग मुड़ मुड़ के उसे देखने लगे। सॉरी सॉरी, वो हाँफते हुए अंदाज में माजरत करती चीजें उठाने लगी। पेंट के चंद छींटे दीवार पे जा पड़े थे। वो जल्दी से उन्हें साफ करने लगी। फिर एक दफा दोबारा मुड़ के अपने इतराफ में देखा, वहां कोई भी नहीं था, लेकिन उसे कंधे पे हाथ का दबाव वाजिया महसूस हुआ था। उसका दिल अभी तक बुरी तरह धड़क रहा था। वो बार बार घबरा के दाएं बाएं देखती थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब मौजूद है, उस पे नजर रखे हुए। वो जेरे लब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। कबीरा सादान अपने मरमरी स्टूडियो में खड़े ऐनक लगाए चंद आर्टिकल्स का जायजा ले रही थी। सामने मखमली डिब्बों में जेवरात के मुख्तलिफ डिजाइन रखे थे। वो एक एक करके गौर से देखती और आगे बढ़ जाती। कानों में हैंड्स फ्री लगे थे, जिनमें फरजीन बेग की परेशान आवाज गूंज रही थी। सुना है नगीना बीमारी के बावजूद जियाद के साथ पाकिस्तान आ गई है। वो जल्द हुरे जहां के घर जाएगी, माला और जियाद का रिश्ता तय करने। लगता है ये वाला आमिल बाबा भी नाकाम हो गया। कबीरा ने मुस्कुरा के एक जमरत का जुराव कंगन उठाया और गौर से ऊंचा करके रोशनियों में देखा। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये रिश्ता नहीं होगा, मुझे यकीन है। तुम देखती जाओ। वो बहुत एतमाद से कह रही थी, लबों पे मुस्कुराहट थी।